नमस्कार, राम राम। आज हम पढ़ने वाले हैं विमर्श क्या है। साहित्य के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, परिभाषा और महत्व सभी को आज जानेंगे। उस पर आज विचार विमर्श करेंगे। आज समझते हैं और श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। हम सबके जीवन में या हमारे सामने कोई भी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं? हाँ, उसे दूर करने के तरीके सोचते हैं। यह समस्या कैसे आई, इसके पीछे क्या कारण है और वह दूर कैसे हो सकती है, इसकी भी चर्चा करते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी काम को करने से पहले हमें बिना सोचे समझे उसको नहीं करना चाहिए। उस पर पूर्णतः सोच विचार कर लेना चाहिए। हमारे बड़ों ने भी तो यही सिखाया है, नीतिगत बातें। इसके लिए हमारे भारत में बहुत सारी कहावतें हैं। उनमें से एक कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अंत में गधा बने लाद लाद मर जाए। यानी कि जो भी बिना विचारे काम करता है वह काम उसके लिए केवल एक बोझ बन जाता है। उसमें उसे सफलता तो नहीं मिलती, वह जिंदगी भर उसी काम में उलझा पड़ा रहता है। तो यह हमारे लिए एक सीख है कि बिना विचार के जल्दबाजी में किसी भी काम को नहीं करना चाहिए, वरना बाद में हमें इसे पछताना पड़ता है, इसमें गड्ढे में गिरते हैं और सफलता भी हमें नहीं मिलती है। इसी तरह हम बहुत सारे उदाहरणों के साथ विमर्श को आज समझने वाले हैं। धैर्य बनाए रहें और वीडियो के एंड तक बने रहें। विमर्श की उत्पत्ति मृष धातु से हुई है। मृष का मतलब होता है परीक्षण या फिर परख। इसका दूसरा अर्थ है किसी वस्तु को छूना या फिर स्पर्श करना। यानी कि किसी भी तथ्य की परख के लिए क्या करना होता है, सभी आयामों को छूना होता है, परखना होता है, यानी कि समझना होता है। इसके लिए हमें सम्यक इस पर चर्चा करनी होती है, विचार करना होता है, और तभी हम ज्ञान रूपी मतलब मुख्य तथ्य पर पहुंचा जा सकता है। इस पर निष्कर्ष हमें मिल सकता है। यह अर्थ हमने संस्कृत में पढ़ा। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं कि हिंदी साहित्य में इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है सोच विचार करना, विचार विनिमय, गहन तुलनात्मक अध्ययन करना। यानी कि किसी भी बात पर गहन सोच विचार विनिमय करना विमर्श होता है। यानी कि कहना होगा कि किसी भी विषय पर विशेष रूप से उसके संदर्भ में ही गंभीरता से चिंतन मनन करना, विवेचन, विचार विनिमय और सोच विचार करना ही विमर्श कहलाता है। प्रसिद्ध भाषा विद्वान डॉक्टर हरदीप बाहरी के अनुसार विमर्श का मतलब होता है विचार, विवेचन, परीक्षण या फिर समीक्षा। इंग्लिश में विमर्श को डेलिबरेशन या फिर कंसिडरेशन भी कहा जाता है। अब विमर्श को परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विमर्श की परिभाषा इस प्रकार है, किसी भी विषय पर गंभीरता से चिंतन, अध्ययन और चर्चा कर सही निष्कर्ष या फिर निर्णय पर पहुंचना ही विमर्श है। परिभाषा को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हम जब कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उस पर किसी भी तरह से सोच विचार फालतू में नहीं कर सकते। इसमें किसी भी विषय पर हमें तर्कपूर्ण और ध्यान गंभीरता से चिंतन अध्ययन करना होता है। अगर हम किसी टॉपिक पर सोच विचार कर लें, तर्क संगत तरीके से अपना ध्यान देकर उसके विषय में सोचें और फिर भी हमें निष्कर्ष प्राप्त न हो, तो हमें दूसरों से यानी कि सार्वजनिक तरीके से दूसरों लोगों से भी इस विषय पर बात करनी चाहिए और उनसे भी गंभीरता से तर्कपूर्ण तरीके से उनके विचारों को सुनना चाहिए और तभी हमें निष्कर्ष मिलता है। पहले किसी टॉपिक पर स्वयं से विचार करें और फिर बात ना बने, निष्कर्ष ना निकले, तो दूसरों से सार्वजनिक तरीके से हमें इस पर विमर्श करना चाहिए। यही विमर्श कहलाता है। तो जैसे सबसे पहले हमें एक टॉपिक को चुनना होता है। उसके बाद हमें स्वयं से पहले उस पर चर्चा करनी होती है। उसके गुण को देखना होता है, उसके गुण दोष को देखना होता है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़े तो उससे दूसरों पर भी विचार, उस पर चर्चा उनसे करनी चाहिए। दूसरों के विचार उस पर हमें लेने चाहिए। उसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और यही पूरा प्रक्रिया विमर्श कहलाता है। तो किसी भी विषय पर हम चर्चा दूसरों के साथ करें उससे पहले है कि हमें स्वयं से पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। उस पर स्वयं से उस पर विषय को अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी जाकर हम दूसरों से इसके विषय में बात कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। एक और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। बी का स्टूडेंट या फिर 12th का स्टूडेंट को हम लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर। वह स्टूडेंट 12th पास करेगा, तब उसे आगे क्या करना है वह पहले स्वयं से उसके विषय में सोचेगा। उसको ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट हो वह लेगा वह सब्जेक्ट, या फिर जिसमें ज़्यादा स्कोप हो, ज़्यादा उसमें अभी का ट्रेंड चल रहा हो, उसके हिसाब से
वह चुनना पसंद करेगा। लेकिन फिर भी उसे कन्फ्यूजन हो तो वह क्या करेगा, वह स्वयं इसके विषय में पूरा गहन अध्ययन कर लेगा। फिर भी बात न उसे समझ में आए तब वह दूसरों से इसके विषय में पूछेगा। और यह पूरा का पूरा प्रक्रिया जो होता है वह विमर्श कहलाता है। जब वह पहले स्वयं से विचार करेगा और फिर दूसरों से विचार करेगा, दूसरों से बातचीत करके एक तर्क पर, एक निष्कर्ष पर जब पहुंचेगा तो वह विमर्श का पूर्णतः प्रक्रिया कहलाएगा, यानी कि वह पूर्ण विमर्श कहलाएगा। तो विमर्श मतलब होता है पहले स्वयं से इस पर चर्चा करना होता है और फिर दूसरों से इस पर चर्चा कर एक तर्कसंगत एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। लेकिन विमर्श की यह पूरा प्रक्रिया जो होता है वह बहुत गंभीरता से इस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऐसे ही फालतू में किसी बात को निष्कर्ष ना निकालना चाहिए। केवल गंभीरता से आपको इस पर विचार करना है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, विमर्श का विषय जो होता है बहुत व्यापक होता है। वह व्यक्ति समाज वर्ग तक ही केवल सीमित नहीं रहता है, इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जिस पर विमर्श किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में विमर्श का मतलब केवल इतना ही तक नहीं होता है। इसके अलावा विमर्श का यहाँ इस्तेमाल अस्मिता के लिए किया जाता है। अस्मिता यानी कि पहचान, इसके विषय में मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अस्मिता क्या है। अस्मिता को इंग्लिश में आइडेंटिटी कहा जाता है और हिंदी में इसका पर्यायवाची कहलाएगा पहचान, यानी कि जिसकी पहचान पर संकट हो उसके पहचान को लेकर विमर्श करना अस्मिता मूलक विमर्श कहलाता है। हिंदी साहित्य में अस्मिता के संदर्भ में ही विमर्श का उपयोग हुआ है, यह हमें समझना होगा। पहचान से को लेकर जब विमर्श होता है तो वह अस्मिता मूलक विमर्श कहलाता है। हिंदी साहित्य में अस्मिता को केंद्र में रखकर ही विमर्श की अनिवार्यता समझी जाती है, यानी कि अस्मिता पहचान के बोध को, पहचान को प्रधानता दी जाती है और उसके ऊपर समाज अपनी विशेष चर्चाएं करता है। आखिर अस्मिता मूलक विमर्श क्यों होता है, उसके विषय में समूहनाथ सिंह ने विमर्श की ज़मीन जो उनकी लेख है उसमें लिखा है कि आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने ही आदर्श को आज संकट में डाला है। यही वजह है कि समाज में दबे समुदायों ने विचारधाराओं की तरफ से मुंह फेर लिया और अतीत से चले आ रहे भेदभाव के खिलाफ सामुदायिक आवाज का रास्ता पकड़ा और साहित्य में विमर्श की महत्ता बढ़ी। हमारे देश में छुआछूत की परंपरा बहुत चले, उसके पीछे क्या कारण था? ऊंचा पवित्र स्वयं को बताना, यही कारण था। तो छुआछूत एक कुप्रथा बन। उसके अलावा भ्रष्टाचार जो कि बहुत बुरा माना जाता है हमारे देश में। आज के नेता जो भ्रष्टाचारी होते हैं वही इन सभी के बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के हाथ उनके ही इसमें सने होते हैं। तो आदर्श की बातें करने वाले ही आदर्श को आज गड्ढे में डाल रहे हैं। अस्मिता और विमर्श के अर्थ जान लेने के पश्चात स्पष्ट हो गया है कि अस्मिता का संबंध जहां पहचान से है, वहीं विमर्श का संबंध व्यवस्थित रूप से अंततः तर्क संगत निर्णय यानी कि निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। अस्मिता विमर्श जब संयुक्त रूप में होता है तब हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग, क्षेत्र इत्यादि की अस्मिता को प्राप्त करवाने या फिर करने के लिए विमर्श करेंगे तो वह अस्मिता विमर्श कहलाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति या फिर वर्ग के लिए जब अस्मिता, उसकी पहचान के लिए विमर्श किया जाता है तो वह अस्मिता विमर्श कहलाता है। अब आगे देखते हैं अस्मिता विमर्श के विभिन्न रूप। इसके जैसे कि मैंने पहले विमर्श के रूपों को बताया था, तो वही अस्मिता के विमर्श के रूप क्या हो सकते हैं वह देख लेते हैं। तो स्त्री अस्मिता विमर्श, आदिवासी अस्मिता विमर्श, क्षेत्रीय अस्मिता विमर्श, अल्पसंख्यक अस्मिता विमर्श आदि। स्त्री अस्मिता विमर्श यानी कि स्त्री की पहचान को, स्त्री के अधिकार को लेकर जब विमर्श होता है तो वह स्त्री अस्मिता विमर्श कहलाता है। आदिवासी अस्मिता विमर्श यानी कि आदिवासियों की पहचान, उसके अधिकार के लिए जब हम बात विचार करते हैं तो वह आदिवासी अस्मिता विमर्श कहलाता है। उसी तरह क्षेत्रीय अस्मिता और अल्पसंख्यक अस्मिता विमर्श भी होते हैं, उस पर भी विचार विमर्श करने पर वह अस्मिता विमर्श कहलाने लगता है। अंत में देख लेते हैं अस्मिता विमर्श के महत्व को। तो पहला है, यह विमर्श किसी उपेक्षित समुदाय की जागरूकता का परिचय है। यानी कि उपेक्षित वर्गों के समुदाय की जब जागरूक होता है तब विमर्श की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह जागरूकता का परिचय हुआ। अब दूसरा है, उपेक्षित वर्गों की मुख्य धारा में पहचान को स्थापित करने का प्रयास है। उपेक्षित वर्गों के पहचान को मुख्य धारा में स्थापित करना ही विमर्श का मुख्य महत्व है। तीसरा है, उपेक्षित वर्गों को संगठित करना और
अंतिम है चौथा, उपेक्षित वर्गों को अधिकारों और पहचान के लिए उन्हें प्रेरित करना। इस तरह से विमर्श का अत्यधिक महत्व देखा जाता है और हिंदी साहित्य में अस्मिता के संदर्भ में ही विमर्श को समझा जाता है, उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से हमने आज अस्मिता विमर्श को हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में समझने का प्रयास किया। साथ ही कुछ उदाहरणों को भी हमने देखा ताकि विमर्श अच्छे से समझ में आए। इसके साथ ही अर्थ, परिभाषा और महत्व को भी हमने हिंदी साहित्य अस्मिता विमर्श के रूप में समझने का प्रयास किया। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।